जनता, देश की जनता और दुनिया में तमाम लोग जो इंडिया न्यूज हरियाणा को देखते हैं, देख रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि ना सिर्फ हम यहां पर चर्चा करें, बल्कि चर्चा से जो सकारात्मक चीजें निकलती हैं, सकारात्मक पहलू उजागर होते हैं, या फिर उस पर जो मंथन होता है उसमें आपकी खुद की व्यक्तिगत भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर आप जरूर गौर करें। बहुत सारी चीजें होंगी और होती रहती हैं, ये मानव का मूल स्वभाव है और मौजूदा परिस्थितियों में यहां पर अगर हम देखें तो उसमें भी कहीं राजनीति दिखाई देती है, कहीं कोई द्वेष दिखाई देता है, लेकिन सभी कमोबेश लौट कर आते हैं कि भाई जीवन हमें बचाना है। उसमें प्रदेश स्तर में सरकार की भूमिका क्या है, गैर सरकारी संगठनों की तमाम लोगों की भूमिका क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गुर्जर साहब आपका, और साथ में डॉक्टर बनवारी लाल जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है बनवारी लाल जी आपका। सबसे पहले कंवरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक छोटी सी टिप्पणी, ई अधिवेशन के मंच से इंडिया न्यूज हरियाणा जो इस वक्त आपसे चर्चा कर रहा है, हम आपसे चर्चा में शामिल हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अहम हो जाता है और आज के दौर में जब निकलना बड़ा मुश्किल है या उसके लिए रोका गया है, आज इसके जरिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी ने जो अपील की और वो सारी जनता तक पहुंचाने का काम जो है ना, उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका आप लोगों की है जी। और आप लोगों ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई। अगर किसी व्यक्ति ने लॉकडाउन तोड़ने का प्रयास किया या नियम मानने का प्रयास नहीं किया, तो जिस प्रकार से आपने उस पर चर्चा की और उसको हतोत्साहित करने का जो काम किया जी, वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। और ये जो हमारी सफलता है, हमारे देश की सफलता है, तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और आप सब लोग इसके बधाई के पात्र हैं। और आपके जितने कर्मी हैं उन्होंने रिस्क लेके आज इस पूरे दौरान, इस पूरे टाइम में जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का रिस्क लेके जिस प्रकार से काम किया, तो वो साधुवाद के पात्र है। डॉक्टर बनवारी लाल साहब, यही सवाल आपसे भी है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखो, जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपने पैर फैला रखे हैं और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो शुरुआत में जो सही समय पर सही कदम उठाकर जो देश के अंदर पहले जनता कर्फ्यू, फिर उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने का जो एक अनुरोध किया था, एक अपील की थी, वो एक बहुत ही अहम कदम था। और उसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है और हमारे देश में जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो बहुत कम है। और दूसरे देशों में आप देख रहे हो हजारों में इन्फेक्टेड हैं, हजारों में लोग मर रहे हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी की जो दूरदृष्टि का जो सोच है, उसी की वजह से आज हमारे देश में जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं और कोरोना के से को जो हम भगा रहे हैं देश से। और निश्चित तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार देश के लोगों से अपील करते हैं और पूरे देश के लोग उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं, और आज उसी का नतीजा है कि आज हम कोरोना को हराने में कामयाब होने जा रहे हैं। और इसके अंदर खासकर आप लोगों की भी बहुत भूमिका रही है, क्योंकि आप लोग कोरोना के बारे में सही जानकारी लोगों को, लॉकडाउन की पालना करना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, इनके बारे में आप लोग बताते हैं। दूसरा जो अहम हमारी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिसकर्मी हैं और दूसरे जो सफाई कर्मी हैं और जो भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, इस सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा देश की जनता है जिन्होंने, बिल्कुल, देश दुनिया की जनता को हम कहें और भारत देश की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें, तो जनता का वाकई सराहनीय यहाँ पर योगदान रहा है। कंवरपाल गुर्जर साहब, अब मैं उस पहलू पर आ जाता हूं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस सत्र में, फिर मैं बनवारी जी के पास भी जाऊंगा। कंवरपाल गुर्जर जी, जो शिक्षा का क्षेत्र है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप देखते हैं हमारी चुनौती अभी मानव जीवन बचाना है, लेकिन हमारा फोकस भविष्य को लेकर भी है और शिक्षा बहुत जरूरी, बहुत अहम एक अपने आप में एक क्षेत्र हो जाता है। आज कई चुनौतियां भी उभर कर आ रही है। प्रारंभिक चुनौती इस क्षेत्र में आप क्या देखते हैं और किस तरीके से मौजूदा संक्रमण के दौर में वो व्यवस्था आगे डिजिटलाइज बढ़ती रहे, चलती रहे, उस पर क्या तैयारी की और कैसे उस पर आगे बढ़ रहे हैं?
ये बिल्कुल जिसका कोई अनुमान नहीं था, इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल हमारे सामने आएगी और ये हमारे लिए एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। हमारे सभी अधिकारियों ने मिलकर बड़ा प्रयास किया। हमारे यहाँ एजू हरियाणा के नाम से 4 चैनल हैं। जो एजुसेट था उस पर 4 चैनल हैं और चारों चैनल हमने सभी केबल ऑपरेटर से मिलके उस पर प्रयास करके हमने चला रखे हैं जी। और सुबह 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक उसका प्रसारण होता है। उसका सारा टाइम टेबल हमने फिक्स कर दिया। वो टाइम टेबल हमने जो टीचर हैं उनको भी उपलब्ध करा दिया, बच्चों को भी उपलब्ध है। 2 बार ये हम रिपीट करते हैं इसको जी। तो बच्चों को काफ़ी हद तक इसमें वो मिल जाता है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्वयं प्रभा चैनल है, उसमें 36 चैनल हैं उनके स्वयं प्रभा में जी। तो वो जो है वो DTH और केबल दोनों पे उपलब्ध है जी। तो वो दूर दराज का क्षेत्र जो है उसमें भी चलता रहता है और वो दिन भर चलता रहता है। वैसे हमें उसके 4 घंटे का टाइम मिला, लेकिन बार बार वो रिपीट करता रहता है। इसके साथ ही साथ हमने ऑनलाइन जो NCERT का जो पोर्टल है उस पर भी हमने दीक्षा, CCT, पाठशाला, नोरी, स्वयंप्रभा, YouTube और एक हमारे यहाँ संपर्क फाउंडेशन है, NGO है, इसने संपर्क बैठक के नाम से एक शुरू किया है। तो ये सारा हम कर रहे हैं। दूसरा सरकार ने एक हेल्प मी नाम से एक ऑनलाइन ऐप जारी किया है जी। तो हमने ये सारा का सारा उस पर भी डाल दिया ताकि लोगों को सुविधा रहे। अगर वहाँ से भी बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए भी उपलब्ध है। और इसके साथ ही हमने सारे अध्यापकों को, हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है अपनी क्लास का सारे बच्चों का, तो उसमें भी प्रयास करते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि बच्चों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि टाइम का बड़ा नुकसान हो गया हमारा जी। तो वो टाइम का पूरा करने के लिए भी हमने एक योजना बनाई कि हमारे पास पहले 234 दिन का हमारा जो टाइम होता था वो होता था 234 पीरियड हम लेते थे, 234 दिन होते थे हमारे। लेकिन क्योंकि काफ़ी नुकसान इसमें हो गया तो इसके बारे में हमने विचार किया कि जो 15 दिन की छुट्टियां हमारी गर्मियों की होती थी, अगर 1 जून से हमारा सेशन शुरू करते हैं हम बच्चों का जी, तो उसमें हमने निर्णय लिया कि जो 15 दिन की गर्मियों की छुट्टियां थी और 15 दिन की सर्दियों की छुट्टियां थी और जो सेकंड जो शनिवार है उसकी हम छुट्टी करते हैं 11 वो है। तो अगर हम ऐसे इन 11 छुट्टी बाकी छुट्टियों को समाप्त करते हैं तो 43 दिन के मुकाबले में 41 दिन और मिल जाएंगे और हम अपना कोर्स सिलेबस जो है पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी कक्षाएं जो हैं वो 1 जुलाई को शुरू होती हैं जी, मैंने पहले आपसे कहा था 1 जून और दूसरा हमारा है 1 जुलाई। अगर मान लो स्थिति सामान्य नहीं होती और हमें टाइम नहीं मिलता और 1 जुलाई को, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से सारे कामों के बाद ही जो हमारी पढ़ाई का काम है वो सबसे बाद शुरू होगा जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वाली समस्या वही है। बिल्कुल। तो अगर 1 जून को भी हम शुरू करते हैं तो उसमें भी हमने ये बनाया कि 11 हमारी शनिवार की छुट्टियां हैं और 15 हमारी शीतकाल की हैं, तो 26 ये हमारी पूरी होती है जी। इसके अलावा हमने एक निर्णय किया कि जो अगस्त और सितंबर है उसमें मौसम ठीक होता है, तो उसमें हमने विचार किया कि 1 घंटे से 2 घंटा हम जो क्लास का टाइम है वो स्कूल का टाइम जो है वो बढ़ा देंगे जी। अब वो एग्जैक्ट नहीं है, अभी 1 और 2 घंटे के बीच में हमने सोचा कि 1:30 भी हो सकता है, 1:45 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो लगभग 100 घंटे हमें इसमें मिल जाएंगे और अगर ये 100 घंटे हमें मिलते हैं तो लगभग हम अपने कोर्स को कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। तो ठीक है, यानी आपने आज की मौजूदा परिस्थितियों में समय की कैसे बचत हो सकती है, नई चुनौतियों में और क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं और कैसे उसको हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं या बच्चों को जोड़ सकते हैं, सारी रूपरेखा आपने तैयार की है। बनवारी लाल साहब, आप जिस डिपार्टमेंट को देखते हैं, सहकारिता की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए सह और कारिता यानी मिलकर कार्य करना है। अब वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को लेकर अगर सरकार उनको मॉनिटर करती है और फिर उनकी डिलीवरी करानी होती है और आज के दौर में चूंकि सबसे अहम भूमिका आपके डिपार्टमेंट की भी हो जाती है, उसको लेकर प्राथमिकताएं आप लोगों ने कैसे तय की और उस पर किस दिशा में आगे बढ़ पाए हैं, आगे के लिए टारगेट क्या सेट किया है ताकि गांव-गांव तक इसका लाभ लोगों को मिले, इससे जुड़े लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस वक्त इस पर बड़ा बोझ भी है या कहें कि इसका दायित्व भी। गौरव जी, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हमारा जो विभाग है जिसमें खाने पीने की चीजें आती है, जैसे आटा हो गया,
तेल हो गया, आपका चीनी हो गया, आपका दूध हो गया, इन सभी की सप्लाई हम समय पर कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को जो 3 महीने का फ्री राशन देने की जो एक योजना बनाई है, और एक जो हेल्प मी ऐप जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, उस ऐप के जरिए कोई भी आदमी किसी तरह की भी कोई चीज़ की आवश्यकता है तो उस पर वो अपनी बात कह सकता है और उसको वो सुविधा मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ऐप शुरू किया है, जिससे कोई भी आदमी उस अपनी जो सरकार की जो सुविधा है उससे वंचित नहीं रह सकता है। बनवारी लाल साहब, एक छोटा सा सवाल, आपने बड़ी अहम भूमिका सरकार के शुरुआती दौर में ही उठा ली थी और उसके बाद फिर उसका जिक्र बार बार होता था कि पानी की समस्या उस क्षेत्र में आज जीवन की समस्या है। और उसमें जो मैंने पूछा था आपसे कि उसमें बड़ा अहम योगदान आप लोगों का हो जाता है, उस विभाग का हो जाता है, वहां पर वो छोटी छोटी चीजें और उसके लिए पूंजी, क्योंकि बड़ा सीमित कुछ जगहों पर समितियों के पास होता है, वो चीजें बैलेंस में रहें, उसको लेकर कुछ नई दिशा निर्देश भी आपकी तरफ से दिए गए हैं या उस पर आप लोग काम कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हो। बनवारी साहब, मेरा सवाल ये था कि एक समय था कि आप पानी को लेकर मैं आपसे सवाल करता था, जीवन आपको बचाना है, क्योंकि वो जो बेल्ट था उसमें आपकी जो मंत्रालय था उसको एक तरीके से उस पर बहुत जिम्मेदारी दी गई थी। आज के दौर में जीवन भी बचाना है और जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। छोटी छोटी चीजों में गांव गांव तक में जाके उसमें सारी चीजों को आप जोड़ सकते हैं, वहां पर पूंजीगत कोई दिक्कत ना आए, वो व्यवस्था कैसे चल रही है? देखो, जितनी भी हमारी टैक्स की हमारे संस्थाएं हैं, उनमें जो किसानों ने जो लोन ले रखा था उन लोगों का हमने इंटरेस्ट माफ किया है, और एक मुश्त वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो हमने शुरू की है उससे काफी लोगों को, किसानों को राहत मिली है। और आगे भी हम इस चीज का ध्यान रखेंगे और इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उस समय पर लोन लेकर अपने खेती का काम कर सके। और जहाँ तक पिछली बार मुझे जो पब्लिक हेल्थ का महकमे की जो जिम्मेवारी दी थी, उसको हमने देखते हुए पूरे दक्षिणी हरियाणा में मेरे ख्याल से कोई गांव हमने ऐसा नहीं छोड़ा जो कि कनाल बेस्ड स्कीम से नहीं जुड़ा हो। और आज दक्षिणी हरियाणा में पानी की कोई कमी नहीं है। और ठीक है, इसीलिए मैंने सवाल किया था कि उस वक्त में आपकी समस्या या आपकी चुनौती कुछ और थी आपके विभाग के हिसाब से। आज उन चीजों को आप अगर कर पाए तो उसका लाभ भी मिल रहा होगा इस डिपार्टमेंट को देखते हुए। कंवरपाल गुर्जर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमने चर्चा की, शिक्षा पर हमारा ये सत्र है, लेकिन चूंकि एक मानव शास्त्र का विद्यार्थी रहने के नाते, एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट रहने के नाते मैं ये सवाल जरूर लूंगा, क्योंकि आप उसके साथ साथ फॉरेस्ट भी देखते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी भी देखते हैं। आज शिक्षा के लिए चुनौतियां उस क्षेत्र में मौजूदा परिस्थिति में, उसमें फॉरेस्ट और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन चीजों को अगर हम क्लब करके देखें तो बहुत अहम हो जाता है भविष्य के लिए। और अगर हम यहां से उसकी तैयारी शुरू कर दें, यहां से उस पर हम काम करना शुरू कर दें, तो तमाम सेक्टर्स डेवलप होंगे। क्योंकि मानव भूल गया कि असल में प्रकृति सब कुछ है। आज प्रकृति ने कृत्रिम आपदा में एहसास कराया है कि प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं है। वहां फॉरेस्ट की बड़ी अहम भूमिका है और उसी में विज्ञान भी आता है। जी, फॉरेस्ट के लिए हमने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। अब की बार हमने 1100 गांव चिन्हित किए हैं और उन 1100 गांव में हम कंप्लीट करेंगे सारा का सारा, जहां भी पेड़ लग सकते हैं, चाहे शमशान घाट की भूमि है, चाहे मंदिर है, चाहे हमारा स्कूल है, चाहे उसकी फिरनी है, या उसके पास कोई ऐसी लैंड है जो उसकी बेकार पड़ी है, मुझसे पंचायत से लेंगे, तो उसमें सारे में हमने पेड़ लगाने की एक योजना बनाई है जी। और अभी मैंने ये बैठक ली थी और मैंने एक टारगेट रखा कि पहले हर बार क्या रहता है कि जितने पेड़ हम लगाते हैं उनमें से बहुत कम जो है जीवित बचते हैं। तो अब की बार हमारी योजना है कि जहां भी हम पेड़ लगाएंगे वहीं एक वन रक्षक, वहीं उसका एक रखेंगे, एक सहयोगी या एक वन मित्र हम नियुक्त करेंगे और ये टारगेट निश्चित करेंगे कि वहाँ कोई भी पेड़ जो है वो सूखना नहीं चाहिए। अगर सूखेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। इस प्रकार से हमने काम को बांटने का काम शुरू कर दिया और हम पूरी उसकी तैयारी पे हैं। और सारे कंवरपाल गुर्जर साहब, मैंने जो सवाल किया था सर, मैं फिर से एक बार उसको दोहराता हूं। आपने जो कहा कि पेड़ लगाएंगे उसकी सुरक्षा करेंगे, बहुत अच्छी बात है।
चूंकि हमारे देश में एक दौर था, यूकेलिप्टस के पेड़ इतने लगा दिए गए जिसने दोहन कर दिया जल का। कई अन्य देशों से उसको निकाल फेंका गया था और हमारे यहां सरकार ने उसे लगा दिया। आप लोग बेहतर जानते होंगे। आज फॉरेस्ट को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उसको लेकर आपकी भविष्य की रणनीति क्या आज की परिस्थितियों के हिसाब से बन रही है, इस पर आप फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को उस क्षेत्र से जोड़ें, प्रकृति से जोड़ें? हाँ बिल्कुल। जो स्कूल के टीचर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो मैंने उनका बड़ा प्रोत्साहन भी दिया। मैंने एक स्कूल का पहले जिक्र भी किया था। हमारे यहाँ एक दादूपुर हेड है, उसमें एक स्कूल है, तो उन्होंने किस प्रकार का प्रयास किया कि सब बच्चों से एक एक पेड़ लगवाया और उसको बाद में जब भी प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद बच्चों को देखने के लिए भेजते हैं। तो मैंने सब जगह उसकी चर्चा की। मेरा मानना है कि जो बच्चा जब प्राइमरी में होता है तब से ही अगर हम उसको एजुकेट करें कि पेड़ का क्या महत्व है, तो निश्चित तौर से जब वो बड़ा होगा तो निश्चित तौर से जब सबसे जरूरी बात यह है कि जनता को ये समझाना कि पेड़ मेरे लिए क्यों जरूरी है जी। उस पेड़ की रक्षा करनी मेरे लिए क्यों जरूरी है। पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि धर्म है, तो वो धर्म दोबारा फिर लोगों को समझाना ही है। जहां तक आपने यूकेलिप्टिस की बात की, तो मैंने अब की बार ये प्रयास किया कि हम यूकेलिप्टिस कम से कम लगाएंगे। जो दूसरे पेड़ हैं, परंपरागत पेड़ हैं, जिन पे कुछ खाने के लिए भी है, पक्षी अपना भोजन भी कर सके, अपना घोंसला भी बना सके, इस प्रकार के पेड़ हम ज्यादा लगाएंगे। एक मैं योजना आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूरे जी बिल्कुल उसका प्रचार भी हो जाएगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात सुनने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जी। तो हमने अब की बार एक योजना बनाई कि अगर कोई भी पंचायत हमें अपनी जमीन देगी, तो आज से पहले ये था कि हम उस पर सफेदा लगाते थे, 3 साल तैयार करते थे, बाद में पंचायत 6-7 साल में उसको काट लेती थी। तो मैंने उस योजना को चेंज कर दिया, अब हम बाग लगाएंगे जी। तो कोई पंचायत हमें अगर जमीन देगी तो हम उस पर बाग लगा के देंगे और 3 साल तक उसको हम तैयार करेंगे और उसके बाद पंचायत को दे देंगे। पंचायत की उसकी आमदनी होगी। तो अगर हम बाग लगा के देंगे तो मेरी जो सोच है वो ये है कि कम से कम जब अगर एक बार बाग तैयार कर देंगे तो कम से कम 50 साल तक वहाँ ग्रीनरी रहेगी, 40 साल तक ग्रीनरी रहेगी। वो ग्रीनरी 7 साल में समाप्त नहीं होगी और उसका लाभ भी होगा। जहाँ उसका लाभ जीव जंतु को भी होगा, वहाँ पंचायत को भी होगा और पूरे पर्यावरण को भी होगा। तो इस प्रकार की योजना हमने बनाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस योजना का भी यहां पर जिक्र किया, जिससे लोग जागरूक हो सके और लोग उससे जुड़ सके, ग्राम पंचायतें जुड़ सके। बनवारी लाल जी, बहुत संक्षेप में, समय थोड़ा कम है, सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, कृषकों के लिए आप लोगों का मंत्रालय, आपका विभाग बहुत अहम होता है और आज की दौर में हमारा अन्नदाता फिर से तनकर खड़ा है। लोग अपने घरों में, लॉकडाउन है लेकिन वो अपने खेत में है, उसके लिए कई चुनौतियां हैं। उन समस्याओं को अपने विभाग के जरिए कैसे निपटा रहे हैं? देखो, जो खेती का काम है उसके लिए सरकार ने छूट दी हुई है भी, किसान अपने खेत में जा सकता है और फसल काट सकता है और मंडियों में ला सकता है। और इसके लिए हमने मंडियों में बहुत अच्छी सुविधा की हुई है कि किसान को हम 50-50 सुबह 50 शाम को बुलाते हैं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा फार्मूला है वो भी कंप्लीट हो जाए और किसान को कोई दिक्कत ना है। और हमने नजदीक मंडियां की हैं। माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। किसानों के लिए ना सिर्फ छूट है बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो जरूरतें हैं वो आपका महकमा भी देख रहा है, सरकार तो देख ही रही है। बहुत शुक्रिया कौरपाल गुर्जर साहब आपका और बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल आपका। तो ई अधिवेशन के इस मंच पर मौजूदा जो परिस्थितियां थी उस पर हमने चर्चा की कि शिक्षा पर भविष्य में क्या इस वक्त असर पड़ेगा, उसकी क्या रूपरेखा सरकार ने, मंत्री जी ने, उनके मंत्रालय ने तैयार की है और उसके अलावा जो आगे अन्य क्षेत्र है उसके लिए भी उनकी रणनीति बन रही है। बनवारी लाल जी ने कहा कि उनके सहकारिता विभाग की अगर बात करें या उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की बात करें तो उनका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूंजीगत कोई समस्या नहीं होगी।